Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Hoping everybody is safe and sound. Well, let us start our today's work, today's assignment, and that is again the novel Mr. Chips, and we will continue it with chapter number 2. जी बेटे, आपने मिस्टर चिप्स नावल का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है. आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं कि क्या चीज़ें होंगी. बेसिकली बेटा, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल. ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से सवालात आ जाते हैं कि राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड स्कूल, के ब्रुक यानी व्हाट टाइप ऑफ पीपल इट प्रोड्यूस. ये इस तरह के सवाल जो है ना बेटे, वो व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल एंड हु वाज वेदर बाय एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. इस तरह के सवाल आ जाते हैं. इसको ज़रा तवज्जो से आपने पढ़ना है कि ब्रुकफील्ड कैसा स्कूल था, कहाँ वाक़या था, किस तरह के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे और क्या बने वो, मुस्तकबिल उनका क्या था. ठीक है जी. चैप्टर नंबर 2. Across the road behind a rampart of ancient elms. Rampart क्या होता है? Rampart mean defensive wall, दिफाई हिसार. और elm क्या है? A tree with broad leaves. बड़े बड़े पत्तों वाला एक दरख्त है, उसको elm कहा जाता है. ले ब्रुकफील्ड, तो ब्रुकफील्ड कहाँ था कि एल्म नामी जो दरख्त थे उनका एक दिफाई हिसार था, एक फसील थी, एक दीवार थी. तो वो उस और रोड के दूसरी जानिब जो था, जहाँ मिस्टर चिप्स रह रहा था, उस रोड के दूसरी जानिब जो ये ब्रुकफील्ड स्कूल था और यहाँ पर एल्म नामी जो दरख्त थे वो मौजूद थे इसके हिसार के तौर पर. Russet under its autumn mantle of creeper. Russet क्या होता है? Reddish brown. Russet mean reddish brown. Mantle mean cover C-O-V-E-R. और creeper क्या होता है? A climbing or creeper mean a climbing or creeping plant. वो जो घर में हमने बेल लगाई होती है ना, फूलों की बेल होती है, बेलें होती हैं, तो ये जो बिल्डिंग है इसको किसने कवर किया हुआ था? रेडिश ब्राउन कलर के फूल थे, ऑटम की जो क्रीपर्स थी, बेलें थी रेडिश ब्राउन कलर की, वो इसके ऊपर सारी चढ़ी हुई थी, खूबसूरती में इजाफा कर रही थी. अ ग्रुप ऑफ 18th century buildings centered upon a quadrangle and there were acres of playing fields beyond. Quadrangle होता है स्क्वायर शेप्ड, चार गोशा. ये इमारत कैसी थी कि 18वीं सदी की इमारतों का मजमुआ थी और एक चार गोशा इमारत थी और वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड. और इस स्कूल के दूसरी जानिब प्लेग्राउंड जो थी एकर्स में मौजूद थी. एकर क्या होता है? दैट इज़ अ कॉमन मेजर फॉर एन एरिया. ज़मीन को मैयर करने के लिए एकड़ का यूनिट इस्तेमाल होता है. तो ये प्लेग्राउंड भी इसके साथ मौजूद है. Then came the small dependent village and the open fen country. तो डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट करता है डिपेंडिंग अपॉन, इस पे इन्हिसार करने वाला. और फेन क्या होता है? फेन मार्शी लैंड. फेन मीन्स मार्शी लैंड. तो बेटे इसके साथ एक स्कूल के साथ एक गांव जो किसी पे इन्हिसार करता था स्कूल पे, वो मौजूद था. यानी कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स जो दे रहे हैं वो बच्चों के, गरीब बच्चों के भी काम आ रहे हैं और विलेज के भी. और यहाँ पर बताया गया है द ओपन फेन कंट्री. यहाँ पर देहात को, रूरल एरिया को भी कहा जाएगा. तो एक क्या था? मार्शी एरिया था, एक लो लैंड थी, एक नशीबी इलाका था. ब्रुकफील्ड एज वेदरबाय हैड सेड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन. फाउंडेशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन. तो वेदरबाय कहा करता था ये पुराना इदारा है. एस्टैब्लिश इन द रेन क्या होगा? REIGN रेल रूलिंग पीरियड ऑफ एलिज़ाबेथ. मलका एलिज़ाबेथ के दौर में इसको बनाया गया ऐसा ग्रामर स्कूल के तौर पर. इट माइट विद बेटर लक हैव बिकम अ फेमस एज हैरो इज़ द वन ऑफ द फेमस स्कूल इन इंग्लैंड. कि अगर इसकी किस्मत अच्छी होती इदारे की तो हैरो जैसा बेहतरीन स्कूल बन सकता था. लेकिन इट्स लक हाउएवर हैड बीन नॉट सो गुड. इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही थी इदारे की. द स्कूल वेंट अप एंड डाउन. उतार चढ़ाव का शिकार स्कूल रहा. dwindling almost to non-existence at one time, becoming almost illustrious at another. Dwindling mean declining, falling down, declining. Illustrious क्या होता है? Famous. यानी
ऐसा दौर भी आया कि ड्विंडलिंग था, डिक्लाइनिंग था, स्कूल जवाल पजीर होने के करीब था, और एक ज़माने में इलस्ट्रियस हो गया, रोज़ अप टू प्रोमिनेंस, मशहूर हो गया. It was during one of these later periods in the reign of the first George that the main structure had been rebuilt and large additions made. और बाद वाले हिस्से में जॉर्ज अव्वल के दौरे हुकूमत में हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड किया गया और इसमें बड़े बड़े एडिशन किए गए, इसको मज़ीद वसी किया गया, खूबसूरत बनाया गया. Later, after the Napoleonic Wars and until mid-Victorian days, the school declined again, both in number and repute. Repute क्या होता है? Fame, FAME. और decline क्या होता है? Dwindled, जवाल पजीर होना, dwindled, falling डाउन. और फिर हम देखते हैं कि बाद के दौर में जब नेपोलियन के साथ जंगें हुई जो ब्रिटेन की, या फिर जो मिड विक्टोरियन मलका विक्टोरिया का जो वस्ती दौर था उसकी हुकूमत का, तब भी स्कूल दोबारा डिक्लाइन का शिकार हुआ, जवाल पजीर हुआ अपनी तादाद में, अपनी शोहरत में. वेदरबाय हु केम, वेदरबाय का करेक्टर यहाँ पर आ रहा है. हु केम इन 1840 रिस्टोर्ड. रिस्टोर्ड क्या होगा? रीगेन्ड. रीगेन का मतलब होता है दोबारा से बहाल करना, रीगेन्ड. ठीक है जी. वेदरबाय रिस्टोर्ड इट्स फॉर्चून समवट. समवट होगा टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक. तो मिस्टर वेदरबाय ने इसकी जो शोहरत थी उसको कुछ बहाल किया, बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज्ड इट टू फ्रंट रैंक स्टेटस. सब्सिक्वेंट क्या होता है? लेटर, फॉलोइंग. इट मीन्स लेटर, फॉलोइंग. लेकिन आने वाली तारीख हमें क्या बताती है? मिस्टर वेदरबाय ने तो इसको रिस्टोर किया, लेकिन जो इसकी आने वाली हिस्ट्री है आगे वाली, उसमें इट नेवर रेज टू फर्स्ट रैंक स्टेटस. स्टेटस क्या? फर्स्ट रैंक क्या होता है? फर्स्ट क्लास, हाई क्लास. रैंक, स्टेटस. कभी भी ये बाद में आने वाले दिनों में फर्स्ट रैंक हाई क्लास स्कूल नहीं बन सका, हाई फाई स्कूल नहीं बन सका. इट वॉज नेवरदलेस. नेवरदलेस क्या होता है? हाउ एवर. A good school of the second rank, दूसरे दर्जे. What type of school Brookfield was? It was a good school of second rank, दूसरे दर्जे का अच्छा स्कूल था. Several notable families supported it. Notable क्या होता है? Well known. It means well known, famous, मशहूर. Notable का मतलब well known, famous. तो बहुत से जो फेमस ख़ानदान थे, मशहूर ख़ानदान थे, वो इसको सपोर्ट करते थे, तो हम लिख लेते हैं well known, famous, notable. वो इसको सपोर्ट करते थे, इस इदारे को. इट्स अप्लाइड फेयर सैम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज. तो जनाब बड़ी तारीख साज शख्सियात जो हैं वो इस इदारे से पढ़ के निकली. कौन कौन थे? जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, अ फ्यू पियर्स. पियर्स क्या होगा? लॉर्ड, LORDS. एंड बिशप्स. बिशप्स क्या होते हैं? प्रिस्ट. और प्रिस्ट क्या होते हैं? पादरी. तो यहाँ से हम देखते हैं जजेस हैं, नौबादियाती निज़ाम के मुंतज़मीन हैं, और मर्चेंट्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लॉर्ड्स हैं, और बिशप्स, पादरी यहाँ से निकले. मोस्टली हाउएवर टर्नड आउट प्रोड्यूस्ड. मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स कौन होता है? प्रोड्यूसर्स. एंड प्रोफेशनल मैन, यहाँ से बड़े पेशावर अफराद और मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स, और इसके अलावा मर्चेंट्स, ताजिर यहाँ से बन के निकले. विद अ गुड स्प्रिंकलिंग. गुड स्प्रिंकलिंग क्या होगा? स्मॉल नंबर ऑफ कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन्स. स्प्रिंकलिंग मीन स्मॉल नंबर ऑफ, और स्क्वायर्स कौन होता है? लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड्स, ज़मींदार. एंड पार्सन्स. पार्सन मीन भी प्रिस्ट. पार्सन का मतलब भी प्रिस्ट, पादरी. ठीक है. तो कुछ तादाद में ज़मींदार और छोटे रैंक के पादरी भी यहाँ से बन के निकले. रैंक्स होती हैं पादरियों के भी. ठीक है बेटे. पार्सन्स हैं, बिशप्स हैं, प्रिस्ट्स हैं. इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल विच व्हेन मेंशन्ड would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. Snobbish कौन होता है? vain, proud, मुतकब्बिर, मगरूर, प्राउड. कन्फेस का मतलब एडमिट,
कि ये कैसा स्कूल था कि जब प्राउडी किस्म के लोग जो हैं, जो तकब्बुर करते हैं अपने ऊपर, वो भी स्कूल का, जब इस स्कूल का उनके सामने जिक्र किया जाता तो वो कन्फेस करते, इस बात को तस्लीम करते कि दे हैव हर्ड द नेम ऑफ द स्कूल, कि उन्होंने स्कूल का नाम सुना है कि अच्छा स्कूल है। But if it had not been this sort of school, it would probably not have taken CHIPS, क्योंकि अगर ये ऐसा स्कूल ना होता तो probably perhaps CHIPS यहाँ पर accommodate हो ही नहीं सकता था। For CHIPS in any social or academic sense was just a respectable but no more brilliant than Brookfield itself, क्योंकि हर लिहाज से अगर देखा जाए CHIPS जो था उसका सोशल और एकेडमिक जो उसका सेंस था उसको छोड़ के देखा जाए तो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, उसकी सब इज्जत करते थे, बट ही वॉज नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड। लेकिन ब्रुकफील्ड की जो रवायात थी, जो बड़ी दानिशमंदाना असूलों पर मबनी थी, वो उन जैसा चिप्स नहीं था। इट हैड टेकन हिम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगिनिंग, इब्तदा में ये सारी चीज़ों को समझने में उसे चिप्स को टाइम लगा। नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीटेड। बोस्टफुल क्या होता है? एरोगेंट, एरोगेंट, ARROGANT, और कंसीटेड का मतलब वेन, वेन का मतलब भी गरूर करने वाला, मुतकब्बिर, कि मिस्टर चिप्स कोई मगरूर शख्स नहीं था, तकब्बुर नहीं करता था, बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली 20s एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज। एम्बिशियस, एस्पायरिंग, हैविंग हाई एम्स। लेकिन जो अर्ली 20s में जिस तरह बच्चों के अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिशात होती हैं, वैसे ही चिप्स की भी थी। His dream had been to get a headship eventually, finally, आखिरकार, finally, or at any rate a senior mastership in really first class school. तो what were the desires of Mr. Chips? वो ये चाहता था to get the headship of a school, headship उसको मिल जाए स्कूल की, और to become at least a senior master in a very outclass school, कि किसी फर्स्ट क्लास स्कूल का एक सीनियर मास्टर ही बन जाए। It was only gradually होता है slowly, after repeated trials and failures, trials क्या होता है? testing time, that he realized the inadequacy of his qualification. Inadequacy क्या होता है? कमी होना, insufficiency, लेकिन क्या है कि उसने अपनी जो कमी थी, अपने अंदर कोताहियाँ, अपनी कमियाँ जो हैं, मुसलसल रिपीटेड जो उसके ट्रायल्स थे, ज़िंदगी के फेलियर्स थी, नाकामियाँ थी, उससे उसने अपनी कमियों को, अपनी क्वालिफ़िकेशंस में, अपनी चीज़ों में जो कमी, एबिलिटीज़ में जो कमी थी, उसको पहचान लिया। क्या कमी थी, क्या इनएडिक्वेसी थी? व्हाट वाज द इनएडिक्वेसी ऑफ मिस्टर चिप्स? देखें, हिज डिग्री फॉर इंस्टेंस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड, कि जो डिग्री उसने हासिल की थी बहुत आउट क्लास नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर नहीं थे उसमें। एंड हिज डिसिप्लिन दो गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग वॉज नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशन। रिलायबल क्या होगा? डिपेंडेबल। और उसका जो डिसिप्लिन था, उसका जो नज़्म ज़ब्त था, अगरचे वो इम्प्रूव कर रहा था, बेहतर हो रहा था, लेकिन मुख्तलिफ़ हालात में उस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता था डिसिप्लिन के हवाले से। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, उसके कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं थे, एंड नो फैमिली कनेक्शंस क्या होता है? रिलेशंस, और कोई ख़ानदानी ताल्लुकात भी नहीं थे कि वो आगे बढ़ने के चांसेस उसके लिए बनते। ठीक है जी। ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, किसी खास किस्म के ताल्लुकात नहीं थे। तो व्हाट वाज द इनएडिक्वेसी ऑफ मिस्टर चिप्स? हिज डिग्री वाज नॉट रिलायबल, और यू कैन से हिज डिग्री वाज नॉट पर्टिकुलरली गुड, एंड हिज डिसिप्लिन दो इट वाज इम्प्रूविंग बट इट वाज नॉट रिलायबल इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। सिमिलरली ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, ही हैड नो प्राइवेट कनेक्शंस और रिलेशंस ऑफ एनी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट सवाल है बेटे ये कि उसमें कमी क्या क्या थी। अच्छा, अबाउट 1880 आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड डेकेड होता है 10 ईयर्स। 1880 में जब वो ब्रुकफील्ड में 10 साल गुजार चुका, ही बिगेन टू रिकग्नाइज दैट द ऑड्स वर हैविली, ऑड्स होता है सर्कमस्टेंसेस, चांसेस, इम्कानात, चांसेस वर हैविली अगेंस्ट हिज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ बाय मूविंग एल्सवेयर। जब 10 साल वो गुजार चुका तो उसको ये ख्याल आया कि हालात उसके मुनाफी हैं, उसके बरक्स हैं, मुश्किलात ऐसी होंगी उसे कि कोई अपने आप को बेहतर करने के लिए अब कहीं और मूव करना उसके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। यानी जहाँ वो है वहीं काम करे, कहीं और मूव करना, कहीं और अपने आप को बेटर करने के लिए मूव करना उसके लिए
मुश्किलात का बाइस हो सकता है. बट अबाउट दैट टाइम ऑल्सो द पॉसिबिलिटी चांसेस इम्कानात. ठीक है, पॉसिबिलिटी मीन चांसेस. Well, beta, but about that time also, the possibility of staying where he was began to feel a comfortable niche in his mind. Niche mean corner, 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 place. लेकिन उस वक्त तक ये पॉसिबिलिटी, उसके ये इम्कानात, ये बात उसके जहन के किसी कोने में बस चुकी थी कि वो जहाँ है उसको वहीं रहना चाहिए, वहीं वो कंफर्टेबल है, यानी उसे ब्रुकफील्ड में ही रहना चाहिए एंड नॉट एट एनी अदर प्लेस. अब देखते हैं आगे. एट 40 साल की उम्र में ही वॉज रूटेड क्या होता है? एस्टैब्लिश्ड. रूटेड मीन एस्टैब्लिश्ड. Rooted mean established, and settled mean comfortable, well adjusted. जी बेटे. एट 40 ही वॉज रूटेड, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी. तो जब उसकी उम्र 40 साल थी तो वो अच्छी तरह से उस स्कूल में एडजस्ट हो चुका था, आरामदेह पुरसकून हालत में था और रूटेड वहाँ जड़ पकड़ चुका था. एट 50 ही वॉज डॉइन मीन सीनियर मेंबर और 50 साल की उम्र में स्कूल का सीनियर मेंबर बन चुका था. एट 60 अंडर न्यू एंड यूथफुल हेड ही वॉज ब्रुकफील्ड. और जब उसकी उम्र 60 साल हुई तो एक न्यू हेड आया, बड़ा यूथफुल हेड था, बड़ा नौजवान नया शख्स था, हेड मास्टर. तो उसकी मौजूदगी में चिप्स की क्या कैफियत थी कि वो ब्रुकफील्ड बन चुका था, अपनी ज़ात में ब्रुकफील्ड बन चुका था. द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द ओल्ड ब्रुकफील्ड डिनर्स. जो ब्रुकफील्ड के ओल्ड स्टूडेंट्स थे, जब उनको डिनर्स पे इनवाइट किया जाता ओल्ड ब्रुकफील्डियंस को, तो उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर चिप्स को बुलाया जाता. द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन. कोई भी ऐसा मामला जो ब्रुकफील्ड की तारीख को मुतासिर कर सकता था, रिवायात को मुतासिर कर सकता था, तो उसमें इसको कोर्ट ऑफ अपील यानी फाइनल डिसीजन चिप्स का लिया जाता था. एंड इन 1913, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हेन डिड ही गेट रिटायरमेंट, कब रिटायर हुआ? इन 1913 में. व्हेन ही टर्न 65 ही रिटायर्ड, वॉज प्रेजेंटेड विद चेक एंड राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक. तो 1913 में जब वो रिटायर हुआ तो उसको क्या चीज़ें तोहफे में दी गई? एक चेक दिया गया, एक राइटिंग डेस्क दिया गया, एक क्लॉक दिया गया. तो ही गॉट रिटायरमेंट इन 1913 and he was presented with a check, a writing table and a clock. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेज विकेट. और सड़क के दूसरी जानिब मिसेज विकेट के यहाँ रहने चला गया. अ डिसेंट करियर. डिसेंट क्या होगा? फाइन, नाइस. डिसेंटली क्लोज्ड. उसका बड़ा ही आला करियर जो था, जो शोभा उसका जो ये तमाम करियर था, तमाम दौरानिया था उसकी जॉब का, वो बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया. 3 cheers फॉर ओल्ड चिप्स. 3 cheers कहते हैं हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा. तो उसके लिए 3 नारे लगाए गए. They all shouted at that uproarious end of term dinner. Uproarious होगा noisy, NOISY, पुरशोर, शोर से भरपूर जो एंड ऑफ टर्म डिनर था उसमें मिस्टर चिप्स के लिए नारा हाय तहसीन बुलंद किया गया. 3 cheers indeed. और ये वाकई 3 नारे थे बेहतरीन. बट देयर वॉज मोर टू कम. लेकिन अभी तो और कुछ, बहुत कुछ आना था आने वाले वक्त में. एन अनगेस्ट होता है अनएक्सपेक्टेड. और एपिलॉग क्या होता है? एंड ऑफ सम इवेंट. इट ऑल्सो मीन क्लोजिंग. एपिलॉग मीन्स क्लोजिंग स्पीच. एपिलॉग क्लोजिंग स्पीच के स्पीच का खातिमा. इट ऑल्सो मीन्स एपिलॉग को हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ सम इवेंट. एंड ऑफ सम इवेंट. एंड ऑफ सम इवेंट. जी. एन एनकोर प्ले टू द ट्रेजिक ऑडियंस. ट्रेजिक क्या होगा? सैड, SAD, सैड. और एनकोर मीन रिपीटेड परफॉर्मेंस. रिपीटेड परफॉर्मेंस जिसको वंस मोर कहते हैं ना.
परफॉर्मेंस। जी, हम देखते हैं कि ये 3 नारे यहाँ पर ख़त्म हो गए, उसकी फेयरवेल हो गई, लेकिन अभी और बहुत कुछ आना था। यानी अनएक्सपेक्टेड तौर पे हम देखते हैं कि एक और कुछ इवेंट्स जो है उसकी ज़िंदगी में आना थी, और जो उसकी ऑडियंस सैड थी उस वक्त, ट्रेजिक ऑडियंस थी, वो चाहते थे, ही वांटेड टू सी मिस्टर चिप्स वंस मोर इन दैट स्कूल। वो चाहते थे एक दफ़ा फिर से फरमाइशी तौर पर चिप्स दोबारा से आ जाए, और ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड अभी होना था। ठीक है, कोई अनदर इवेंट वाज आल्सो टू ऑकर इन द स्कूल। तो आपने देखा कि उसकी रिटायरमेंट हो गई, उसका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन 1918 में उसने दोबारा से, इस दौरान वो दोबारा भी उसने ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब स्कूल में कुछ मसाइल का सामना दरपेश हुआ, तो मिस्टर चिप्स ने दोबारा भी स्कूल को एज अ हेड के तौर पे भी टेम्परेरीली ज्वाइन किया था। ये अगले चैप्टर्स में आपको चीज़ें करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक है बेटा, इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, एंड नाउ इट्स टाइम टू डू इट्स एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज इंक्लूड बोथ सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा इसकी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 छोटा सा था, लिहाजा ये ख़त्म हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे आपके चैप्टर 2 के सबसे पहले सिनोनिम्स की तरफ आते हैं, अपनी ग्रामर देख लीजिएगा। हियर इट्स पेज नंबर 108 है, मेरे पास 108 है। आपके पास ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, मैंने भी आपके साथ शेयर किए मीनिंग, और इसकी की जो बनी है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग है। तो फर्स्ट वर्ड इज़ रैम्पर्ट। रैम्पर्ट मीन डिफेंसिव वॉल, दिफाई हिसार। तो ऑप्शन ए आंसर है। एंशेंट क्या होता है? ओल्ड, पुराना। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हुआ। नंबर 3 पे एल्म्स है। एल्म्स क्या होता है? अ ट्री, दरख्त का नाम है, एक दरख्त है बड़े बड़े पत्तों वाला, अ ट्री। तो ए ऑप्शन में लिखा है अ ट्री। नंबर 4 पे है मेंटल। मेंटल मीन कवर, कवर ढांपा होना, और बी ऑप्शन है। नंबर 5 पे ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग होता है जवाल पजीर होना, डिक्लाइनिंग। तो सी पे लिखा है, सी ऑप्शन, डिक्लाइनिंग। नंबर 6 इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस होता है मशहूर, फेमस। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। नंबर 7 डिक्लाइंड। डिक्लाइंड जवाल पजीर होना, ड्विंडल्ड, ड्विंडल्ड। तो सी ऑप्शन है। नंबर 8 रिस्टोर्ड, बहाल करना, रीगेन्ड। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। नंबर 9 सब्सिक्वेंट होता है बाद में आने वाली, लेटर। तो बी ऑप्शन पे लेटर लिखा है। नंबर 10 रेस्ड। रेस का मतलब होता है प्रमोट करना, तरक्की देना, बढ़ाना, ऊपर ले जाना, प्रोमोटेड। तो सी ऑप्शन प्रोमोटेड आंसर है। नंबर 11 टर्नड आउट। टर्नड आउट होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना, पैदावार देना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, प्रोड्यूस्ड। नंबर 12 स्प्रिंकलिंग होता है स्मॉल नंबर, छोटी सी तादाद। बी ऑप्शन है स्मॉल नंबर। नंबर 13 बोस्टफुल। बोस्टफुल होता है मगरूर, प्राउड। तो सी ऑप्शन प्राउड आंसर होगा। नंबर 14 कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब भी तकब्बुर करने वाला, वेन, VAIN। तो बी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 15 इवेंचुअली। इवेंचुअली होता है आखिरकार, फाइनली। तो डी ऑप्शन फाइनली आंसर है। 16 रिलायबल, जिस पे इन्हिसार किया जा सके, डिपेंडेबल। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 17 मीन्स। मीन्स क्या होता है? ज़राए, रिसोर्सेज। तो सी ऑप्शन रिसोर्सेज आंसर है। नंबर 18 कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब ताल्लुकात, रिलेशंस। तो सी ऑप्शन रिलेशंस आंसर होगा। नंबर 19 निश। निश क्या होगा? नुक, कॉर्नर। तो यहाँ सी ऑप्शन नुक है। नंबर 20 रूटेड। रूटेड का मतलब इस्टेब्लिश हो जाना, कायम हो जाना, जड़ पकड़ना। तो बी ऑप्शन इस्टेब्लिश्ड। नंबर 21 सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब कंफर्टेबल होना, कहीं मुतमईन, आरामदेह होना, पुरसकून होना। बी ऑप्शन आंसर होगा। 22 डॉइन। डॉइन का मतलब सीनियर मेंबर। तो डी ऑप्शन पे लिखा है सीनियर मेंबर। नंबर 23 अपरोडियस होता है बड़ा ही शोर गुल वाला, नॉइसी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर होगा। 24 लिखा है एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? क्लोजिंग स्पीच के, स्पीच का इख्तितामी हिस्सा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्लोजिंग स्पीच। नंबर 25 एनकोर। एनकोर का मतलब होता है रिपीटेड परफॉर्मेंस, फरमाइशी कारकर्दगी, यानी रिपीट, वंस मोर। इसको कहते हैं रिपीटेड परफॉर्मेंस। तो एनकोर का आंसर डी है, रिपीटेड परफॉर्मेंस। जी बेटे, अब आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। व्हाट वाज वेदरबाइज ओपिनियन अबाउट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के बारे में वेदरबाई क्या कहते हैं? ही यूज्ड टू से दैट इट वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ ग्रामर
स्कूल इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने में बना था। वट काइंड ऑफ स्कूल वॉज ब्रुकफील्ड, इम्पोर्टेंट है, कैसा स्कूल था कि इट डिड नॉट enjoy a good fortune, it had mixed history, sometime it declined in number and repute, and sometimes it rose to prominence, कहीं डिक्लाइन हुआ, कभी रोज टू प्रोमिनेंस, ऊंचाई पर भी गया। राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड स्कूल, इम्पोर्टेंट सवाल है, कैसा स्कूल था? इट वॉज सिचुएटेड बिहाइंड अ रैम्पेट ऑफ एंशेंट एल्म्स, पहले पैराग्राफ में पढ़ा। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 18th century buildings centered upon a quadrangle and there was a playground beyond it. फिर हमारे पास आता है व्हाट काइंड ऑफ मैन डिड इट प्रोड्यूस, कैसे लोग प्रोड्यूस किए इसने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा। इट प्रोड्यूस जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मर्चेंट्स, बिशप्स, peers, and it also turned out manufacturers, professional men and squires etc. ये सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकले। What was Weatherby's contribution? उसका contribution क्या था वेदरबाय के? आपने देखा he joined the school in the year 1840 में इसने ज्वाइन किया था and served it till his death in 1870 तक ये सर्व करता रहा। And before his taking over the school had declined, और जब उसने टेक ओवर किया था तो स्कूल डिक्लाइन पे था। एंड ही रिस्टोर्ड इट्स फेम, और इसने इसकी फेम को रिस्टोर किया था। व्हेन वाज ब्रुकफील्ड एस्टेब्लिश्ड, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। What was given to Chips on retirement? He was given a check, a writing table and a clock. What was Chips' ambition as a young man? Young man के तौर पे क्या चाहता था? He wanted to become a headmaster of a school or senior mastership of any first class school. ठीक है। How did Chips fare at Brookfield? Fare का मतलब to perform in a specified way. किस तरह से उसने परफॉर्म किया जनाब स्पेसिफाइड वे में ब्रुकफील्ड में? आपने ये देखा कि ही वॉज हाईली सक्सेसफुल इन ब्रुकफील्ड, ही वॉज ऑनर्ड, ही वॉज लव्ड, he was respected by the people, and when he was 40 he was well settled and quite happy. When he was 50 he became the senior member doyen of the staff, and when he was 60 he was Brookfield in himself. ये भी पढ़ा हमने। What was social and academic status of Chips? इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका सोशल और एकेडमिक स्टेटस क्या था? तो हम देखते हैं कि हिज डिग्री वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड एंड ही वॉज नॉट हैविंग एनी प्राइवेट मीन्स और एनी फैमिली कनेक्शन विद इम्पोर्टेंट पीपल। ठीक है, ये बेटे उसका ये उसका सारा एकेडमिक सारा स्टेटस था। ठीक है जी, इसकी एक्सरसाइज जो है बेटे वो आपने कंप्लीट कर ली। आज अभी हमारे पास तकरीबन 12 मिनट मौजूद हैं। थोड़ा सा काम बेटा हमें और जाना है आगे की तरफ। एक सेकंड चैप्टर आज हुआ, बहुत मुख्तसर छोटा सा था। वर्ड मीनिंग मैंने आपके साथ शेयर किए बोर्ड पे, यहाँ सिनोनिम्स भी पढ़े, क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लिए। और जिन क्वेश्चंस के आगे बोर्ड लिखा है बेटे उनको फोकस करना है, उनको बहुत तवज्जो देना है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, की क्वेश्चन हैं। समझ के बेटे अब बात करते हैं थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब्स की। आपने पढ़े इडियम्स पढ़े, इडियम्स के इडियोमेटिक फ्रेजेस, इडियम्स एक ही चीज़ है, बिल्कुल उसी तरह से ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। इडियम्स का चैप्टर जैसे ख़त्म होता है उसके बाद से फ्रेजल वर्ब शुरू हो जाते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स की भी क्या है कि मुख्तलिफ वर्ब्स हैं और ये आपके पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मौजूद हैं। उनके साथ मुख्तलिफ प्रेपोजिशन एडजस्ट करने से उनका मीनिंग जो है मेटाफोरिकल यानी फिगरेटिव हो जाता है, उनका डिफरेंट मीनिंग जो हो जाता है। तो हम आज फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, ये भी एक तरह से इडियम्स के ही साथी हैं। ठीक है जी, इनका फिगरेटिव और मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग कुछ और है, अपेरेंट मीनिंग आपको वो वर्ब जो है उस वर्ब का मीनिंग नहीं चाहिए, उसके साथ जब मुख्तलिफ प्रेपोजिशन एडजस्ट होती हैं तो उनके मीनिंग्स डिफरेंट मीनिंग्स इडियोमेटिक सेंस आ जाती है। समझ के बेटे, जैसे आपके पास फ्रेजल वर्ब नंबर 1 है, मेरे पास पेज नंबर 233 पे फ्रेजल वर्ब्स मौजूद हैं। एंड नंबर 1 इज़ अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू अडेयर टू कीप टू, पाबंदी करना, पासदारी करना। अस्मा विल अबाइड बाय हर प्रॉमिस, कि अस्मा अपने वादे को निभाएगी, उसकी पाबंदी करेगी। और इसको याद करने का तरीका ये बेटा जितने 10 याद हो सकें 10 के करीब याद करें, रोज़ाना पढ़ें, इसके मीनिंग को समझें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। नंबर 2 आगे ए अल्फ़ाबेटिक में ही है एक्ट।
एक्ट ऑन, जब एक्ट के साथ ऑन आ जाता है फ्रेजल वर्ब बन जाता है, इसका मतलब होता है हैव अफेक्ट ऑन, किसी पर असरअंदाज होना। अल्कोहल एक्ट्स ऑन द ब्रेन, जो अल्कोहल है, शराब जो है, वो ब्रेन पे असर करती है। एक्ट आउट जब लग गया एक्ट के साथ तो क्या होता है, टू एक्सप्रेस प्रैक्टिकली, अमलन इजहार करके दिखाना। तो जुमला है द टीचर गेट्स द स्टूडेंट्स टू एक्ट आउट सम हिस्टोरिक इवेंट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कुछ तारीख़ी इवेंट्स जो है उसमें अमली तौर पर कुछ इजहार करके दिखाएं, कोई टैबलो टाइप, कुछ ड्रामाज अमली तौर पर उसके ऊपर एक्ट करके दिखाएं। एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब है नॉट टू वर्क प्रॉपरली, सही तौर पर काम ना करना, किसी मशीनरी का काम ना करना सही तौर पर। तो माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप ऑन अ लॉन्ग जर्नी, तो मेरी जो कारी है वो हमेशा लॉन्ग जर्नी पे सही तौर पर काम नहीं करती है। एक्ट अप टू, एक्ट के साथ जब अप टू लग गया तो उसका मीनिंग क्या हो गया, टू सिग्निफाई, टू इंडिकेट, इशारा करना, दलालत करना। द एविडेंस ऑल एक्ट्स अपॉन अ केस ऑफ मर्डर, के सबूत जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मर्डर का केस है। आगे एक्ट अपॉन, बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है। एक्ट अपॉन का मतलब टू फॉलो द एडवाइस ऑफ समवन, किसी की नसीहत पर अमल करना। यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। फिर जो ना बीट से बी से आ जाइए, ए से हमारे पास फ्रेजल वर्ब जो है वो ख़त्म हो गए, बी पे आ जाइए। बी पे फर्स्ट लिखा है बीट अबाउट। बीट अबाउट का मतलब क्या होता है, बीट के साथ जब अबाउट आ गया इट मीन्स टू सर्च हियर एंड देयर, इधर उधर तलाश करना। दे वर बीटिंग अबाउट फॉर हिम, वो उसे इधर उधर तलाश कर रहे थे। बीटिंग अगेंस्ट, बीटिंग अगेंस्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के ख़िलाफ़, मुखालिफ में पटखना, ठीक है। तो द वेव्स वर बीटिंग अगेंस्ट द शोर, जो वेव्स थी, लहरें थी, वो साहिल समंदर पर पटख रही थी, लहरें पटख रही थी, ठीक है, लहरें अपना सर पटख रही थी। बीट एट, बीट के साथ जब एट आ गया इट मीन्स डिफीट, शिकस्त देना। ही बीट मी एट चेस, उसने मुझे चेस, शतरंज में शिकस्त दी। बीट अवे, बीट ऑफ, इसका मतलब है ड्रोव अवे समथिंग, किसी चीज़ को दूर भगा देना, हटा देना। तो सब द एलिफेंट बीट अवे द लाइन, कि जो एलिफेंट थे, हाथी थे, उन्होंने शेरों को दूर भगा दिया। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, 2 नंबर का एक सेंटेंस होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को रिवाइज़ करें, बस मतलब आपको आने चाहिए फ्रेजल वर्ब्स के। बीट बैक, बीट बैक का मतलब होता है दुश्मन को मार भगाना, टू विदड्रॉ द एनिमी, और टू फोर्स टू रिट्रीट द एनिमी, एनिमी को रिट्रीट करना, शिकस्त देना, दुश्मन को मार भगाना। तो जुमला आ गया ही मैनेज टू बीट द एनिमी बैक, वो अपने दुश्मन को पीछे धकेलने के काबिल हो गया। फिर है बीट के साथ डाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है बीट डाउन। बीट डाउन का मतलब होता है बेटा सप्रेस, बगावत को दबा देना, सप्रेस कर देना, कंट्रोल कर लेना, बीट डाउन करना। तो द म्यूटिनी वॉज बीटन डाउन, म्यूटिनी, म्यूटिनी क्या होता है, रिबिलियन, रिबिलियन होता है बगावत, बगावत जो है उसको दबा दिया गया। फिर आपके पास आता है बेटा बीट डाउन ऑन, बीट डाउन ऑन या बीट डाउन ओवर, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, टू शाइन ब्राइटली, टू शाइन ब्राइटली, आबोताब से चमकना। द सन केप्ट बीटिंग डाउन ऑन अस ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन सूरज हम पे आबोताब से चमकता रहा, ठीक है बेटे। बीट इन, बीट इन का मतलब क्या होगा, नॉक, नॉक एट, दस्तक देना दरवाजे पर। तो द पुलिस बीट इन द डोर, पुलिस ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। बीट इन टू, बीट इन टू का मतलब होता है टू किल बीटिंग अगेन एंड अगेन, टू किल बीटिंग अगेन एंड अगेन, किसी को मार मार के, मतलब इतना मारना कि वो ख़त्म हो जाए, मार मार के हलाक कर देना। द डॉग वॉज बीटन टू डेथ, कि कुत्ते को मार मार के हलाक कर दिया गया। बीट आउट, बीट आउट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझा देना। द मैन सक्सीडेड इन बीटिंग आउट द फायर, कि आदमी जो है वो आग बुझाने में कामयाब हो गए। बीट आउट ऑफ, बीट आउट ऑफ का मतलब क्या होगा, बीट सम, चीट समवन फॉर समथिंग, किसी चीज़, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। He was always trying to beat the conductor out of the full train fare, कि वो हमेशा कंडक्टर को धोखा देता है, फुल ट्रेन फेयर, पूरा ट्रेन का किराया नहीं देता है। बीट अप, ट्रेन बल्कि बस लिख लें, फुल बस फेयर कंडक्टर है, ठीक है जी, कंडक्टर
तो ज़ाहिर ट्रेन में भी जो है वो जो देख रहे हैं आप टिकट वगैरह चेकर्स है वो भी कंडक्टर ही हैं। बीट अप का मतलब है हिट बाय समवन, ठीक है, मार पीट करना। ही टोल्ड अस दैट ही हैड बीन बीटन अप बाय द पुलिस, उसने हमें बताया कि पुलिस ने उसकी मारपीट की। बीट अप ऑन टू अटैक वर्बली, ज़बानी हमला करना, किसी पे ज़बानी हमला करना। द न्यूज़पेपर आर्टिकल रियली बीट अप ऑन द टाउन काउंसिल, कि जो न्यूज़पेपर है उसने टाउन काउंसिल है उसके ऊपर यानी ज़बानी हमला किया, वो चीज़ें तहरीर की जो कि टाउन काउंसिल के ख़िलाफ़ थी। एक और रह गया बेटा आपका आखिरी बी से, बीट अपॉन ऑन, इसका मतलब क्या होता है? टू स्ट्राइक अगेन एंड अगेन, बार बार टकराना। व्हेन रेन बीट्स अपॉन द विंडो पेन्स इट वुड लाइक म्यूज़िक, कि जब जो रेन जो है, जब बारिश है वो बार बार टकराती है खिड़कियों से, खिड़कियों के मुखालिफ जो खिड़कियों पे शीशे हैं उससे टकराती है, तो एक म्यूज़िकल साउंड जो है, एक मेलोडियस साउंड जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है जी, ये आपने फ्रेजल वर्ब्स कर लिए बी तक। और बी फ्रेजल आपके पास एक तो एक्ट के साथ किया आपने, और बीट के साथ मुख्तलिफ प्रेपोजिशन लगाने से इन वर्ब्स का मीनिंग जो है वो क्या बन जाता है उसको आपने याद कर लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं अग्री ऑन, अग्री के साथ ऑन लगा दिया, अग्री विद लगा दिया तो मीनिंग डिफरेंट हो गया। अग्री ऑन अ प्रपोजल होता है, ही अग्रीड ऑन माई प्रपोजल। अगर मैं कहती हूँ किसी शख्स के साथ मुत्तफिक होना होता है तो अग्रीड विद होता है, ही अग्रीड विद हिज फ्रेंड टू गो अब्रॉड, कि वो अपने दोस्त से मुत्तफिक हुआ कि बाहर जाए। ठीक है जी, ये फ्रेजल वर्ब्स भी आपने साथ साथ तैयार करना है जैसे आप इडियम्स करते रहे हो। तो बेटे प्रैक्टिस जो है वो इंग्लिश की साथ साथ करें तो ये आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें आपकी ग्रिप पे होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।